डर पैदा करते हैं। बड़ा देश का नेता मरने वाला है, तो उसी पर नाम बोलिए, उसको डेट को बोलिए। ममता बनर्जी 17 अप्रैल 2025 को किया था। बुरी तरह से चुनाव हारेंगी और सत्ता से बाहर हो जाएंगी। इजराइल का क्या भविष्य है? छोटे छोटे देश हैं, उस पर कब्जा करके अपना विस्तार करेगा। पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी? पाकिस्तान के आने वाले समय में होंगे। बांग्लादेश का क्या भविष्य? नया राष्ट्र का निर्माण होगा, अलग होगा। महायुद्ध होगा ही पूरी दुनिया में, लेकिन मैं भारत को महाशक्ति के रूप में देखता हूँ आने वाले समय में। यूपी के गोल्ड योगी आदित्यनाथ 2032 में योगी आदित्यनाथ को मैं एज ए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर, यानी अनफिल्टर्ड अड्डा पॉडकास्ट। बेलाग, बेखौफ और कोई बकवास नहीं, सीधे मुद्दे की बात। कोई महापंचायत नहीं टीवी चैनलों के शाम के 5 बजे से 9 बजे तक, जिसको कहते हैं प्राइम टाइम। हमारा 24 घंटे प्राइम टाइम है, क्योंकि हम स्टेट मिरर हैं। आज के खास मेहमान हैं बेबाक बोलने वाले और ज्योतिषियों के भीड़ से बिल्कुल अलग। सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें ज्योतिष में नजर आता है। शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, ज्योतिषियों की भीड़ से अलग तिवारी जी। स्वागत है शैलेश जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। शैलेश जी, बड़े छाए हुए हैं आप चारों तरफ, जिधर देखिए। हालांकि आज की तारीख में आप शायद कम छाए होंगे, वो लोग ज्यादा छाए हैं जो कभी किसी देश में किसी प्रधानमंत्री को मार देने की घोषणा कर रहे हैं, कभी किसी मुख्यमंत्री को निपटा देने की घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, कभी केजरीवाल को कहते हैं कि वो सिर के बल चलेंगे दिल्ली में। अब इतना ज्योतिषियों की भीड़ हो गई है, इस महापंचायत को, मछलियों के समंदर को कैसे रोका जाए? मतलब आप तो चलिए बहुत लंबे समय से ज्योतिष में है, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं कि मतलब कोई कमजोर, कोई बड़ा, कोई नया नहीं, यह ज्ञानी से बात है। अब सोशल मीडिया के, इंस्टा की दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में इतने ज्योतिष हो गए हैं कि मेरा तो कई भविष्य बिगाड़ देते हैं। धन्यवाद संजीव चौहान साहब, बहुत अरसे बाद आपका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। मैं आपको आज तक चैनल से देखते आ रहा हूँ, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बहुत ही गंभीर बात कहूँगा। आज सोशल मीडिया में आप कहीं भी क्लिक करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो नए नए नौसिखिए बाबा खबरदार, जैसे सनसनी में श्रीवर्धन त्रिवेदी जी सनसनी फैलाते हुए खबर देते हैं, तो वो तो सच की खबर दिखाते थे या दिखाते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से ज्योतिषी लोग डर पैदा करते हैं, फलना हवाई जहाज में नहीं चढ़ना, जहाज जो है वो मार्च से लेकर के जून तक क्रैश करेगा, एक करेगा, वो करेगा, मेरा पीछे की भविष्यवाणी सही हो गई। ऐसा लगता है कि ज्योतिषी जी खुद ही उसके पायलट हैं, वही लेके जब मारेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, खबरदार ध्यान रखना, जून में कोई बड़ा देश का नेता मरने वाला है। अरे ज्योतिषी लोग इस तरह की भाषा बोलता ही नहीं। ज्योतिष विद्या ज्योति की विद्या है। दक्षिण चक्षु, दक्षिण आंख ज्योतिष में सूर्य भगवान को कहते हैं, और वाम भाग चंद्र भगवान को, चंद्रदेव को बोलते हैं। और जो ज्योतिष में झूठ बोलता है, जो ज्योतिष में लोगों को बरगलाता है, वह अंत में अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में अंधा होकर के शरीर को छोड़ता है। तो ये तो बहुत अंधे होकर मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे जो आज झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, जो लोगों को डर पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिष विद्या की पढ़ाई किसी संस्था से या किसी परंपरागत स्थान से नहीं पढ़े हैं, कहीं गुरुकुल पद्धति से नहीं पढ़े हैं, किसी अच्छे संस्कृत के विद्यालय से नहीं पढ़े हैं, आज गूगल, एआई पढ़ करके और लोग इस प्रोफेशन में आकर के लोगों को डरा करके, लोगों को सेंसनी क्रिएट करके, सेंसेशन क्रिएट करके अपने तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं। ये बहुत ही दुखदाई है। घटनाएं तो सब जगह घटती रहती हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि 2026 में इस महीने में कोई देश का बड़ा व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। अरे ये सब कह करके आप कहना क्या चाहते हैं? और अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर सच में कोई अंतर ज्ञान
दिव्य ज्ञान की शक्ति ईश्वर ने प्रदत्त कर दिया है, उसको अच्छाई में लगाइए। और अगर जानते ही हैं तो आप नाम क्यों नहीं बोलते हैं? आपको नाम बोलना चाहिए। आप जिस सोशल मीडिया पर सनसनी पैदा करते हैं उसी पर नाम बोलिए, उसको डेट को बोलिए। तो आप ना डेट बोलते हैं ना नाम बोलते हैं, सिर्फ इस महीना में उस महीना में। और ऐसे ज्योतिषियों के बाढ़ आया हुआ है सोशल मीडिया पर, उनकी सारी भविष्यवाणियां गलत होती हैं। तो इस बाढ़ में आप भी तो रिल जाएंगे, हमारे आपके जैसों गिनती नहीं तो बहा ले जाएंगे सब। देखिए चौहान साहब, मैं इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता जिसका कोई औचित्य नहीं हो और व्यर्थ जाए। जुबान से निकली हुई बातें अगर झूठ निकलती है तो आपका अस्तित्व, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व खतरे में आ जाता है। सब कुछ तय है। अगले 100 साल तक हमारे ज्योतिष विद्या में पराशर मुनि, जैमिनी शास्त्र, नारद मुनि ने भी नारद पुराण में ज्योतिष की विशेष गणना किया है। भृगु ऋषि ने भी भृगु शास्त्र में विशेष गणना किया है। रावण भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों देखते थे। रावण संहिता है, भृगु संहिता है, पराशर ज्योतिष है। ऐसे ज्योतिष का बहुत सारी विद्याएं और पुस्तकें हैं जहां पर ज्योतिष का ज्ञान बहुत गंभीरता से बताया गया है। और भविष्यवाणी में कभी ऐसा नहीं है कि फलना व्यक्ति हारेगा कि फलना व्यक्ति जीतेगा। वह जो भविष्यवाणी किया जाता है, 2 लोगों की कुंडली, 2 प्रमुख पार्टियों की कुंडली, 2 प्रमुख नेताओं की कुंडली से यह देखा जाता है किसको कितना लाभ है, कितना हानि है। ओवरऑल अंततः आपका साधना अगर आपके अंदर है, अगर आप साधक हैं, तो आपका वृथा नहीं जाएगा वाणी। तो ये 20-20, 22-22, 25-25, 30-30, 35-35 साल के जो भविष्यवक्ता हैं, ज्ञानी हैं, वो तो हाथ में गुलेल लेके चल रहे हैं भविष्य की। जिधर वो गुलेल मारेंगे वो उधर ही, जिधर जाके कंचा उनका लगेगा वहीं जाके हवाई जहाज गिर जाएगा। यही तो दुखदाई है, यह क्राइम है। यह सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की बात है। एविएशन कंपनी को क्षति पहुंचाने की बात है कि बहुत सारे लोग डर से नहीं जाएंगे। जो ज्योतिष विद्या को मानते हैं और जो ज्योतिषी पर विश्वास करते हैं वो तो डर से यात्रा नहीं करेंगे। यह एक अपने आप में क्राइम है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप कहते हैं क्राइम है और लोगों की दुकानें चल रही, घर गृहस्थी चल रही, बहुत तो ऐसे पंडों के पास जाके मत्था टेक रहे हैं, हम भी पहुंच जाते हैं, हम अपनी भी बता रहे हैं। हम सोचते हैं बेसिकली आज की जो दुनिया है, सोशल मीडिया इतनी वायरल है कि इस पे जो चला वो लगता है सही है। गुरुजी इतना मत देते हैं सामने वाले का दिमाग रील में कि हम खुद ही कूद के पहुंच जाते हैं। ऐसे जाने गुरुजी को मत कोसिए, ज्योतिषियों को मत भीड़ को कोसिए, उनको एक थाली में बंद करके किनारे रख दीजिए। लेकिन हमारे जैसे अंध भक्त जो हैं, जो पहुंच जाते हैं, गुरुजी प्रणाम, आप उस चैनल पे बहुत आते हैं, गुरुजी कहते हैं हाँ हम आते हैं प्रभु बताइए। तो ये सब दुकानदारी जो है हो गई है ज्योतिष विद्या। हमारे जैसे लोग अंध भक्त जो पहुंच जाते हैं, ये क्या उतने ही दोषी नहीं है जितने ज्योतिषी? बिल्कुल दोषी हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करस तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। भविष्यवाणी, ज्योतिष विद्या, ये सब विशेष उद्देश्य से, कैसे पहले गृह प्रवेश करना है, बेटी की विवाह करना है, कुंडली मैच करना है, तो वो लोग जा करके ज्योतिषी से ग्रहों की स्थिति जानते थे। बच्चे की नौकरी नहीं लग रही तो पूछते थे। आज तो स्थिति बन गई है कि हर मुद्दे पर, यानी कि आपको अगर नई कार भी खरीदना है तो किसी बड़े ज्योतिषी के बजाइए उससे 21,000, 1,50,000 ऐसे फीस दे करके 1 घंटा, मतलब आज के समय में मैं ऐसा मानता हूं कि ज्योतिष विद्या कम और जो सेंसेशन विद्या है उसके लोग आदी बन गए हैं। लोगों को नशा हो गया है इसको जानने के लिए। और एक आदमी 20-20, 50-50 ज्योतिषी के पास जाता है, किसी एक से संतुष्ट नहीं होता। जबकि ज्योतिषी जीवन में एक होते हैं, वकील जीवन में एक होते हैं, डॉक्टर जीवन में एक होते हैं। तो वो महाराष्ट्र के ज्योतिषी खराज साहब, वो तो बहुत सारा पैसा लेते थे और सब नाच गाना होता था, कपड़ा उतारा ही होती थी। ऐसे ज्योतिषी खराज साहब, चौहान साहब, ऐसे लोग जो धर्म को बदनाम करते हैं, ज्योतिष विद्या को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को माननीय न्यायालय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और समाज के लोग
ऐसे लोगों से बचे, नहीं बचेंगे तो उपहास के पात्र बनेंगे। और जिस तरह महिलाएं, उनका पारिवारिक चीजें नष्ट हो गया, उनका चारित्रिक नष्ट हो गया, ऐसे बाबा लोग ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे जो खराज जैसे बाबा हैं, जब आप जाके खुद ही अपने हो, अपने पति से छिपा के जा रहे हो, अपने बच्चों से छिपा के जा रहे हो, तो बाबा की तो मौज आ गई है। जजमान तो वैसे ही मर गया है, वहां जाके अपने आप रहा है। तो इसमें ज्योतिष विद्या या खराज जैसे ज्योतिषों का क्या दोष है, जब आप खुद जा रहे हैं? से ज्योतिष विद्या नहीं मानता। ज्योतिष हेलो, बहुत वो तो खूब सम्माननीय जल विद्या है। पिलाते, वेद महाराज का जी जल पिलाते थे खूब। वेद का अंग है, वेदांग है। और 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का अपनी अलग महत्ता है। आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सब विद्याओं का अपना महत्ता है। और इन सब विद्याओं को जिस तरह से गिराया खराज जैसे लोग, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उन महिलाओं को तो उनकी पारिवारिक दृष्टिकोण से, उनका समझिए कि पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार तो खत्म ही हो अजी गया। जब घर से ही निकली हैं सोच के कि बाबा को के भविष्य बनाना है, तो परिवार और बच्चे गए भाड़ में, पहले उनको झोंक दिया तंदूर में। संबंधों को, रिश्तों को, नातों को, सनातन परिपाटी को, सबको तंदूर में डाल के तब वो निकली थी खरात बाबा के पास। वो खरात बाबा अशोक खरात, जिनके 18 करोड़ का तो सिर्फ बताते एक फार्म हाउस है, और लुटा के आई हैं। ये तो क्या हुआ है कि सनातन की किस्मत से अशोक खरात बाबा का भांडा फूट गया, नहीं तो वहां हो रहे थे जाकर, धन्ना सेठ हो रहे थे। खरात बाबा के दरबार में कोई हमारा आपके जैसा हल्का फुल्का नहीं जा रहा था, बहुत बड़े बड़े खूबसूरत लोग, खूबसूरत महिलाएं जा रही थी। ऐसे खरात बाबा ज्यादा दोषी हैं या वहां जाके सेवा में जो परोस रही हैं खुद को, वो ज्यादा दोषी दोनों हैं? दोषी हैं। और समाज में इस तरह के आकर्षण होना भी अपना, ये सब व्यापार है। इसको तो हम धर्म और ज्योतिष से नहीं जोड़ेंगे। यह एक दूसरे का कहें कि कामना को पूर्ति करने का व्यापार है, जो अभिशाप के तौर पर है। यानी कि अशोक खरात बाबा जो कुकर्म थे, उन्होंने उनका जल जो है वो विषाक्त कर दिया, जिसको वो पूजा करते थे डाल के, और औरतों को सम्मोहित करते थे। मतलब पाप का घड़ा भरा और उन्हीं पे फूट गया। हमेशा पाप का घड़ा भरता है। जल में की हुआ विष्ठा, यानी जल में अगर कोई व्यक्ति विष्ठा करता है और पाप करता है, तो वह कभी छुपता नहीं है। आचार्य शैलेश तिवारी, आप इस भीड़ से कैसे अलग मानते हैं खुद को? आपको कैसे मैं मान लूं कि मेरे सामने स्टेट मिरर पे संजीव चौहान के सामने बैठे आचार्य शैलेश तिवारी जो हैं, वो बड़े पढ़े लिखे और विद्वान हैं। आपको विद्वान साबित करने के लिए, क्योंकि पूरा माहौल गड़बड़ाया हुआ है ज्योतिष का, अब उसमें से अपनी और मुझे आपकी दोनों की खाल बचानी है, क्योंकि लोग हमारे ऊपर भी पलीता फेंकेंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, क्या जी कहाँ शैलेश तिवारी बिठा लिए, कहाँ चौहान साहब? तो महाराज अपनी और मेरी तो बचाइए। बिल्कुल चौहान साहब, ऐसा है कि पहले जो पास्ट हमारा भविष्यवाणी है, आप उठा करके देखेंगे, वो तो मैं देख 95% हमारी भविष्यवाणियां सही हुई हैं। हाँ, लेकिन आपने पढ़ाई लिखाई कहीं ज्योतिष की कैसे बने? या आप भी अशोक खरात जैसे ही पहले घूम रहे थे, कुछ मामला ऐसा था गड़बड़? देखिए, मैं जो है हमारी पढ़ाई लिखाई, मैं पटना साइंस कॉलेज का प्रोडक्ट रहा हूँ, पटना कॉलेज का प्रोडक्ट रहा हूँ। मैं संपूर्णानंद काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष की पढ़ाई की है, और परंपरागत तरीके से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष विद्या और कर्मकांड विद्या में जो है कार्य करते आ रहा है। उसके अलावा हमने पत्रकारिता की भी पढ़ाई की है। शैलेश जी, आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की बात की, तो हम अपना और आपका बात करते हैं। हम लोग तो बहुत बिछड़ गए थे। मैं जब एक आज तक चैनल में था, 2004-5-6 की बात रही होगी, तब आपने मुझे अभी लिंक्डइन पे ढूंढा है कि ऐसे ऐसे, और मैं ताज्जुब में हूँ कि आपने मेरे संग भोजन किया है दोपहर में बैठ के उसमें, और आपने मेरे साथ मिलके काम करने की कोशिश की, पत्रकारिता की।
तो वो क्या घटना है? लोगों को पता होना चाहिए कि शैलेश तिवारी जी को संजीव चौहान सीधा हेलीकॉप्टर से नहीं लैंड करके ले आए हैं। देखिए, आईएमसी से पढ़ने के बाद इंटर्नशिप के लिए मैं आज तक में गया था। हमारे साथ 5-6 मित्र गए थे, हिंदी पत्रकारिता से। हमारे प्रदीप माथुर सर ने, जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने हमें आज तक भेजा, कुछ हमारे मित्रों को एबीपी न्यूज़ भेजा, कुछ लोगों को उस ज़माने में स्टार उस न्यूज़। समय में स्टार न्यूज़ हुआ करता था, कुछ लोगों को जी में भेजा गया। तो इस तरह धीरे-धीरे सब लोग अलग-अलग जगह इंटर्नशिप किए। मैंने पत्रकारिता करने के बाद इंटर्नशिप किया, उसके बाद वहाँ मैंने धर्म, क्राइम दोनों चीज़ों को करीब से देखा। क्राइम का भी न्यूज़ देखता था और इससे देखती थी धर्म का भी, चूँकि हमारा धर्म क्षेत्र शुरू से चलता आया है, पारिवारिक दृष्टिकोण से। शुरू से मैं क्लास 10th से ही पाम रीड करना, कुंडली देखना, ये सब काम करते आ रहा हूँ। तो मैं इसके बाद वहाँ से निकल कर के एक चैनल में ज्वाइन किया, वहाँ धर्म का प्रोग्राम किया। इसके बाद फिर और दूसरा चैनल, तीसरा चैनल धर्म का प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करते-करते फिर मैंने धर्म, ज्योतिष, यज्ञ अनुष्ठान इन सब पर करने लगा और फिर हमने सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के पक्ष में जो है टीवी चैनलों पर डिबेट करने लगे। आज हम डिबेट करते हैं, सनातन धर्म का आचार्य पक्ष जी रखते कहते हैं। हैं कि पत्रकार और पत्रकारिता, चैनल, अखबार, इस दुनिया में खाने कमाने का जुगाड़ बहुत तगड़ा है। बस घेर लीजिए किसी को। तो आपका वहाँ आपको नहीं लगा था कुछ कि यहाँ माल मिलेगा आगे, इसलिए डाइवर्ट हुए ज्योतिष की तरफ? मतलब एक नहीं, पत्रकार बनने ऐसा गए है, स्टूडेंट। ऐसा है संजीव जी, मैं जो काम करता हूँ, यज्ञ अनुष्ठान कराता हूँ, सनातन धर्म का पक्ष रखता हूँ, कुंडली देखता हूँ, पाम रीड करता हूँ, यह मेरा जीवन शैली है। चूँकि मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, कांटकुट ब्राह्मण हूँ और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य होते आई है। पत्रकारिता से मोहभंग क्यों हो गया? लेकिन पत्रकारिता से मोहभंग नहीं, ये भी एक पत्रकारिता ही है। ज्योतिष विद्या और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार टीवी मीडिया के माध्यम से करना, बहुत अलग है यह ज्योतिष। भी एक अंग है। आचार्य जी, ज्योतिष बहुत अलग है। ज्योतिष अपने आप में ब्रह्मांड है, पत्रकारिता ब्रह्मांड नहीं है। कई पत्रकार ज्योतिषी के यहाँ पड़े हुए हैं कि बताइए आगे नौकरी चलेगी नहीं चलेगी, अब कहाँ मिलेगी? गुरुजी वहाँ डाल रहे हैं बायोडाटा, कुछ देखिए बन रहा है हिसाब किताब, बड़ा कौन हुआ? आचार्य शैलेश देवताओं के तिवारी। पत्रकार कौन थे? नारद जी। तो नारद जी अपने आप में ब्रह्मा के पुत्र थे। लेकिन अब नारद नहीं रह गए हैं, अब तो नारद जो है मारे मारे घूम रहे हैं इस वक्त कलयुग में। ठीक कह रहे हैं। आज की पत्रकारिता में पत्रकार की इज्जत नहीं रह गई है, बचानी मुश्किल है। भाव-भाव करने से 5 बजे बैठ के महापंचायत लगाने से पत्रकारिता नहीं होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सन 1988 में पत्रकारिता शुरू की है गुरुजी, बिल्कुल। शैलेश जी, जब मेरी उम्र 18 साल थी। आज 2026 चल रहा है मई। 37 साल में पत्रकारिता का चेहरा कुरूप हो गया है। आप मानते हैं इस बात को या नहीं? पत्रकारिता का स्तर तो बहुत नीचे गिर गया है। मैं आपको बताऊं कि पत्रकारिता में मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-5 सालों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अचानक टीवी चैनल वाले महामंडलेश्वर बना के बिठा देते हैं। जबकि महामंडलेश्वर एक गरिमा का विषय है, बहुत बड़ा गरिमा का विषय है। आप गरिमा का विषय कर रहे हैं, महामंडलेश्वर के खिलाफ एफआईआर है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। काहे के महामंडलेश्वर रह गए? लेथन हुई पड़ी है। कोई समाजवादी पार्टी के फेवर में बोल जाता, कोई बीजेपी के फेवर में बोल जाता, पता ही नहीं महामंडलेश्वर गए किधर। पैर कहीं है, सिर कहीं है, भुजाएं कहीं है, महामंडल कमंडल कहीं बोल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे टीवी चैनल वालों ने खुद से पूछते हैं कि आपका डिजिग्नेशन क्या लिखें, और जो व्यक्ति कहता है वही डिजिग्नेशन लिख दिया जाता है। एक चैनल पर गया, दूसरे चैनल पर रेफरेंस से बताता है कि हम इस चैनल पर इस प्रोग्राम को किए हैं, तीसरे चैनल पर इस प्रोग्राम को किए हैं। इसी तरह चीज़ें घूमती रहती है। अब अगला व्यक्ति जो है वह महामंडलेश्वर बन करके, शंकराचार्य बन करके, हैं, बड़े बाबा बन करके आता है और धीरे-धीरे मीडिया माध्यम से वह बड़ा बन जाता है। हाँ, मतलब पहले जो है पत्रकार जो थे अपराधियों को महिमा मंडन करते थे। अब बाबा जो है बम-बम हो रहे हैं पत्रकारों के संग मिलके टीवी चैनलों पे। देखिए, मैं अच्छे संतों की बात नहीं कर रहा। अच्छे संत तो धरती को चला रहे हैं। संत का भारत राष्ट्र संतों का देश है। संत महात्माओं के तप तपस्या का यह
देश है, इससे पृथ्वी बची हुई है। लेकिन आज के लेकिन बवाली भगदड़ कुछ में बाबाओं ऐसे की बवाली बाबा हैं जो सिर्फ 24 घंटा तर्क और कुतर्क कर करके प्रसिद्ध हो जाते हैं और उससे एक मार्केट बना लेते हैं। वह निंदनीय हम है। इस मंच पे किसी को दुकान नहीं चलवाएंगे इस स्टेट मिरर पे, लेकिन आपसे बिना नाम लिए हम पूछ रहे हैं कि क्या महामंडलेश्वरों को राजनीति करनी चाहिए या सनातन करना चाहिए? देखिए, महामंडलेश्वर हो या शंकराचार्य हो, उनका काम है समाज के अंदर सनातन का प्रचार प्रसार करना, किसी पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार नहीं करना, किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं करना। कुछ ऐसे संत हैं जो पार्टिकुलर किसी पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, वह बिल्कुल गलत है, और फिर वो लतियाए जाते हैं भरी सभा में, बिल्कुल गलत है। वही लतियाए जा रहे हैं भरी सभा में, हाँ, मुकदमेबाजी हो रही है, बिल्कुल, है ना? मतलब गरिमा को तार-तार करने के गरिमा लिए को तार-तार करने आप के लिए खुद वो जिम्मेदार हैं। खुद जिम्मेदार हैं। कर्म अच्छे करें, आप भगवान की भक्ति करें, आपको धन ही चाहिए तो व्यापार कर लीजिए, लेकिन फिर अब आप संत क्यों बने? लेकिन अब कह रहे हैं हम लोग सनातनी हैं, सनातन की रक्षा करें। आप भी बैठे हैं जी, लिबास में साधु के, जी, ज्योतिष के, आचार्य के। सवाल ये पैदा होता है कि साहब अब खतरा कहाँ पैदा हो गया है सनातन को, क्यों पैदा हो गया है कि सनातन ही सनातन के लिए खतरा बन गए हैं? देखिए, सनातन को खतरा उनसे है जो अपने आप को सेकुलर हिंदू कहते हैं, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू बोल करके और सनातन का ही अपमान करते हैं, वहां खतरा है। कुछ ऐसे संत महात्माओं को केरला में गौवध हो रहा है वो दिखता नहीं है, और योगी बाबा का जबरदस्ती परेशान करना और उनको उनके क्रियाकलापों को बार बार एक तरह से चैलेंज करना, उनके ऊपर यह आक्षेप करना कि वह जो है हिंदू नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को भी अपमानित करना, ऐसे संत महात्माओं को शोभा नहीं देता। ऐसे भी संत महात्मा हैं इस देश में जो इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल पहले जो सरकार थी वहाँ की घटनाएं नहीं दिखती, जो 24 घंटा जो है वहाँ गौवध और गाय को बांग्लादेश भेजा जाता था। चलिए, आपने बहुत भविष्यवाणियां की हैं। जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सब पढ़ा हुआ है, सोशल मीडिया की दुनिया है। जी, आपने कहा था कि दिल्ली से केजरीवाल निपट जाएंगे, जी, बिल्कुल कहा तो था। अरविंद केजरीवाल निपट गए या उनको निपटा दिया भाजपा ने? नहीं, उनके भाग्य से सत्ता दूरी था, सत्ता से बाहर हो गए। नहीं, सत्ताहीन तो दिल्ली में वो मौज ले रहे, पंजाब में वहां का घोड़ा गाड़ी बंगला सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मौज में है। बादशाह बावला हुआ तो क्या हुआ, बावला बादशाह नहीं रहेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी देखिएगा आने वाले समय में धीरे धीरे बिखर जाएगी। जैसे अभी आपने देखा 7 MP राज्यसभा के बिखर गए। विधानसभा का चुनाव जब हुआ दिल्ली का, उस समय भी इनके जो है MLA टूट करके आ गए, बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। तो वह दिन दूर नहीं, आने वाला समय में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता चली जाएगी। कब तक? अभी अगले चुनाव में, पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव होगा, उसमें 100% जो है वह बीजेपी समर्थित सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी विपक्ष में रहेगी और उसकी संख्या बहुत कम रहेगी। तो अब ये फिर अरविंद केजरीवाल और मान साहब फिर तो 2 बेरोजगार हो जाएंगे, ये 2 स्टेट के। तो अरविंद केजरीवाल मान साहब तो गाना बजाना और फिल्म जगत में काम करते ही थे, वापस चले जाएंगे अपने क्षेत्र में। अच्छा, नाच गाने में लग जाएंगे। हाँ, आपने ममता बनर्जी को लेके किस आधार पे कह दिया था कि 2026 बहुत भारी है? हवा में बाकियों की तरह कुछ दम था इसमें? नहीं, मैं हवा में बातें नहीं करता। 5 जनवरी 1955 का ममता दीदी का जो है जन्म तिथि है और उनके जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस है उसके आधार पर मैंने भविष्यवाणी की थी और 1.5 साल पहले 17 अप्रैल 2025 को किया था कि 17 अप्रैल 2025 को किया था कि ममता बनर्जी जो है वह पश्चिम बंगाल में चुनाव हारेंगी, बुरी तरह से चुनाव हारेंगी और सत्ता से बाहर हो जाएंगी। लेकिन आपने शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी तभी कह दिया था। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी का
उस समय नहीं कहा था। चुनाव जब कैंपेन शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी चुनाव जीतेंगे और वह मुख्यमंत्री बनेंगे। जबकि मोदी सरकार में मुख्यमंत्री का कहना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। नहीं तो ये क्या आप बीजेपी वालों से, बीजेपी वाले आपको ढूंढते हैं, सेट करके करवाते हैं नहीं कि नहीं तुम शुरू करो, चैनलों पे जाओ और जाके कहो कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेगा, ममता बनर्जी निपट जाएंगी? क्या सेटिंग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चौहान साहब। मैं तो ज्योतिषीय भविष्यवाणी और उसके अलावा जो है ईश्वरीय कृपा जो बोलता हूँ, वाक सिद्धि की कृपा से बातें सत्य होती है। मोदी के बारे में आपने कहा था हम लोग चीफ मिनिस्टर पे आ जाएंगे, कौन कब चीफ मिनिस्टर बन जाए पता नहीं है आज की माहौल में। अगर अशोक सम्राट बिहार में बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, तो इस देश में फिर कुछ भी हो सकता है राजनीति में। जी, बहुत ऊंचा भी आदमी हो सकता है कल को वो कुछ और बन जाए, नाम नहीं ले रहा हूँ, पता लगा मेरी जुबान की निकली, सच हो जाए और पता लगा दिल्ली में केंद्र में कहीं आके बैठ गए, भगवान ही मालिक होगा देश का। मोदी जी के बारे में आपने तीनों उसमें पहले से कैसे कह दिया कि नरेंद्र मोदी, पहली बार में आपने कह दिया था 2014 में ये पीएम बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर। आपने फिर दूसरे अटेम्प्ट में बोला कि फिर बनेंगे, तीसरे में फिर बोला। पहले तो छोटे संक्षिप्त में बता दिए तीनों बार आपने कैसे, किसी बाहर के मतलब ट्रंप वगैरह से पूछ के आप आए थे कि मोदी को बनवा रहे हैं, या अब चौथी बार भी बनने का आप दावा कर रहे हैं, और क्या है? देखिए चौहान साहब, भविष्यवक्ता जो होते हैं वह देश काल परिस्थिति और ग्रहों की स्थिति से बोलते हैं। वह किसी व्यक्ति विशेष से को खुश करने के लिए या दुखी करने के लिए नहीं बोलते। अगर मैं बोला कि केजरीवाल जो है सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो मेरा कोई व्यक्तिगत केजरीवाल से कभी मैं मिला नहीं, कोई संबंध नहीं है ना। ममता बनर्जी से मैं व्यक्तिगत कभी मिला नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं जो बोलता हूँ वह ग्रहों की अनुकूलता के आधार पर, लेकिन आप न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार आप पर। इतना सॉलिड बोलते हैं कि मोदी जी के बारे में कहा जाता है उन्हें तो अमेरिका ने प्रधानमंत्री बनाया है, और इसकी 1990 के दशक से शुरुआत हो गई थी कि मोदी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं कि आप इतनी सटीक, आपने 14 से लेके अब तक 3 बार कहा, तीनों बार प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या चौथी बार भी नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने का योग है? 2028 तक नरेंद्र मोदी जी का कुंडली में मंगल की महादशा, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है इनका। मंगल की महादशा नवंबर 2028 तक चलेगा। इसके बाद की जो स्थिति है, 2029 के चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगा और बीजेपी सत्ता शासन में सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आएगी। आप इसको मान के चलिए, अकेले बीजेपी 350 प्लस आएगी। मोदी जी ने भी कहा था 400 प्लस, ढेर हो गया मामला संसद में इस बार के नहीं, चुनाव 240 इस बार आया, 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार, लेकिन फंस गई गोट। लेकिन उनका जुबान कहा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाला समय में अब की बार 400 एनडीए पार हो जाएगा। मोदी जी का मैंने चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बारे में पूछा था, बनेंगे या नहीं? बिल्कुल बनेंगे। लेकिन उनकी 75 साल की उम्र आड़े नहीं आएगी कानून के? बीजेपी 75 साल तो अभी तो 76 साल के हो गए। अभी बने हुए हैं। हाँ, तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं मोदी जी या ग्रहों की जब वजह तक से? ग्रहों के अनुकूलता के आधार पर, जब तक आपके अंदर ऊर्जा है, ताकत है, तो आप कार्य करते रहें देश के लिए। ममता बनर्जी का भविष्य क्या है? वर्तमान तो देख रहे हो ममता बनर्जी आने वाले समय में राज्यसभा की सदस्य बनेंगी। उसके अलावा कुछ बड़ा चीज अब नहीं दिखता। ममता दीदी का डाउनफॉल दिखता है। कब तक राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, जुलाई अभी आने वाला है, जुलाई से फरवरी के बीच, जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 इसके बीच में वो राज्यसभा सदस्य बन जाएंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। महामंदी को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है जी, ये महामंदी लाई जा रही है यह ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आना तय है? कब से आएगी, कहां आएगी, केवल भारत में होगी, विश्व स्तर पे होगी, इसका रूप क्या होगा? महामंदी पूरे विश्व में होगा। जो ग्रह की स्थिति होती है सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, ग्रहों का अनुकूलता या प्रतिकूलता। और महामंदी जो है वह 2 जून से शुरू होगा, जो अगले साल 1.5 साल तक महामंदी रहेगा। युद्ध हुआ है, युद्ध के पूरी तरह से समाप्ति के बाद या युद्ध चलता रहे, महामंदी होगा। और मुझे युद्ध और भी आगे दिखता है। किस किस के बीच, कब तक?
देखिए अभी तो यही ईरान और अमेरिका का वार चलेगा और मुझे आगे आगे की स्थिति बहुत भयावह दिखती है। आने वाले समय में जो समय है अमेरिका और ईरान का, उसमें भयावह युद्ध दिखता है, सामान्य युद्ध नहीं दिखता है। और इसमें जो 2026 से 2032 तक मुझे युद्ध की स्थिति बनी हुई दिखती है। इज़राइल का क्या भविष्य है? इज़राइल आने वाले समय में 2-3-4 और जो छोटे-छोटे देश हैं, उस पर कब्ज़ा करके अपना विस्तार करेगा। कब से और कब तक करेगा ये काम? यह 2026 से ही शुरू हो जाएगा, अगले 2 ढाई सालों में ये सब होगा। रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई थी 2022, तो ये कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, रूस यूक्रेन को निपटा देगा या यूक्रेन सरेंडर कर देगा। लेकिन ये 4 साढ़े 4-5 साल होने जा रहे हैं और रूस और यूक्रेन बाज नहीं आ रहा है कोई भी। यूक्रेन जिसको बच्चा समझ रहा था रूस, वो महामानव की तरह खड़ा है और यूक्रेन जिस रूस को बहुत बहादुर समझ रहा था, उससे खुद लड़ रहा है शेर की तरह। दोनों देशों की ताकत में कोई तुलना नहीं है आपस में। ठीक उसी प्रकार देखिए जैसे यूक्रेन के पीछे नाटो है और ईरान के पीछे चाइना और रसिया है। जैसे ईरान भी शुरू में बच्चा दिख रहा था कि 2-3 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जो है उस पर कब्जा करके और सत्ता से जो सत्तासीन लोग हैं उन्हें हटा देंगे और वहाँ कोई पपेट को डाल देंगे। वैसा नहीं हुआ क्योंकि उसके पीछे जो ताकत है वह रसिया और चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। ठीक उसी प्रकार यूक्रेन के पीछे भी नाटो है और अमेरिका है। तो आने वाला समय में जो लड़ाई का योग दिखता है उसमें कहीं न कहीं अमेरिका और रसिया का आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बड़ा युद्ध होगा। चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया एक तरफ होंगे और आप ये समझ करके रहें ईरान भी। और आने वाले समय में मुझे यह भी दिखता है कि जो अरब कंट्री है धीरे-धीरे ईरान की तरफ आकर्षित होकर के ईरान का साथ देंगे। ये आप ज्योतिष शास्त्र से कह रहे हैं, ग्रहों की दशा से कह रहे हैं या अभी जो हालात बने हैं दुनिया के वो देख के कह रहे हैं? देखिए हालात से नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं आभास से बोल रहा हूँ। मुझे जो आभास हो रहा है ज्योतिषीय जो शनि अभी मीन राशि में है। 5 दिसंबर को राहु और केतु का परिवर्तन होगा। केतु अभी सिंह राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे और राहु जो है वह कुंभ से मकर में आ जाएंगे। शनि की साढ़े साती कुंभ, मीन और मेष पर चल रही है। तो इन सब ग्रहों के पोजीशंस को देख करके मंगल अभी मेष राशि में है। तो इन सब चीज़ों को देख करके और बृहस्पति और शुक्र दोनों अभी वृषभ राशि में है। ग्रहों की स्थिति अनुकूलता और प्रतिकूलता को देख करके मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं होंगी। अमेरिका कहाँ खड़ा होगा तब? देखिए अमेरिका ओवरऑल मुझे बहुत बड़ा क्षति में दिखता है, बहुत बड़ा पावरफुल नहीं दिखता। हमें आने वाला समय में चाइना अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल दिखता है। पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी? पाकिस्तान के आने वाले समय में कहीं न कहीं टुकड़े होंगे, है ना? पाकिस्तान के अंदर विभाजन होगा और यह जो फेज़ जो दिखता है अगले 3 सालों का इसमें होगा। भारत उसके लिए कहीं जिम्मेदार होगा टुकड़े कराने को पाकिस्तान के, या कोई और देश की ताकत आएगी किसी की? अमेरिका ही तोड़ देगा इसे। जो गद्दार लोग होते हैं, जब जान जाता है एक बाहुबली ताकतवर आदमी कि मेरे साथ गद्दारी किया तो उसको तोड़ देते हैं। तो मुझे आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टूटता हुआ दिखता है। लेकिन पाकिस्तान तो चाइना उसको पाल रहा है और अमेरिका कौन तोड़ देगा फिर? अमेरिका क्यों तोड़ देगा अपने पले हुए पपेट को? देखिए आने वाला समय, यही तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में पाकिस्तान टूटेगा और इक्वेशंस बदलेंगे। थोड़ा खुल के बोलिए।
इक्वेशंस बदलेंगे आने वाले समय में। जिस तरह पाकिस्तान यूक्रेन का साथ दिया, तो रसिया और चाइना का संबंध ज़्यादा मधुर हैं, दोनों ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। तो चाइना और रसिया दोनों पाकिस्तान को तोड़ने समय कोई लाभ नहीं देंगे पाकिस्तान को, और उसके कारण पाकिस्तान टूट जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अमेरिका, रूस और चीन ये पाकिस्तान को सुबह के घर में लगने वाले पोछे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल दिन में साइड में सुखा देंगे। बिल्कुल यही होगा। बांग्लादेश का क्या भविष्य? अभी तो शांति हो गई वहां बहुत। बांग्लादेश का भविष्य शांति है, लेकिन 5 दिसंबर 2026 के बाद जैसे राहु केतु की परिवर्तन होगा, अशांति और उपद्रव फिर बढ़ेगा। अशांति और उपद्रव बढ़ेगा। वो उपद्रव किसके खिलाफ होगा? वहां तो हिंदू ही फंसेगा उपद्रव में। हिंदू फंसेगा, लेकिन वहाँ उपद्रव बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण स्थितियां बदलेगी। वहाँ भी एक नया राष्ट्र का निर्माण होगा। हिंदू अलग होगा, पृथक होगा। मतलब बांग्लादेश के भी दो हिस्से होंगे, आप ये कह दो रहे हैं? हिस्से होंगे, दो देश बन जाएंगे उसमें? बिल्कुल 2 देश बन जाएंगे। किस आधार पे आप कह रहे हैं ज्योतिष में? आने वाले आप समय देखिएगा, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आप तो यूट्यूब पर है ही, इस चीज को आप रखिएगा क्लिप को। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप कि बिल्कुल। बांग्लादेश के 2 टुकड़े होंगे बिल्कुल होंगे। और फिर उसमें से एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू नहीं कह सकते, सिर्फ हिंदू राष्ट्र अकेले नहीं बनेगा, लेकिन 2 देश में टुकड़े हो 2 जाएंगे। देश में टुकड़े होंगे। उसमें क्रिश्चियन भी होंगे, कुछ जैनी सिख भी होंगे, सब मिल करके होंगे, लेकिन एक अलग मुस्लिम कंप्लीट अलग हो जाएंगे और अदर रिलीजन जो है अलग हो जाएंगे। 2 राष्ट्र वहां होगा। इसमें भारत की कुछ भूमिका होगी क्या? रहेगी, भारत की भूमिका रहेगी। नेपाल, बालेंदु शाह जिस मुहूर्त में उन्होंने पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है, यह मुझे दिखता है अस्थिर लग्न में उन्होंने शपथ नहीं लिया है, तो उनका अस्थाई 5 साल का शासनकाल नहीं रहेगा, उनका बदलाव होगा। कब तक उम्मीद? खतरे में पड़ जाएंगे? देखिए, शनि मेष में आएंगे और मेष से 7.5 खत्म होगी। 2027 के अंत तक आप दिख जाएगा। नेपाल में बवाल। आपने आर्थिक महामंदी की बात की, कब से शुरू होगी ये? कुछ अंदाजा कुछ बता सकते हैं दुनिया में? और उस आर्थिक मंदी में विशेषकर भारत में रियल एस्टेट की स्थिति क्या होगी? रियल एस्टेट डाउनफॉल आएगा, 30 से 40% रियल एस्टेट में डाउनफॉल आएगा। और जून कह सकते हैं, जून की शुरुआत से कह सकते हैं, अगले 1 से 1.5 साल तक रियल एस्टेट में महामंदी आएगी। मतलब जून 2026 से मार्च 2028 के बीच? 28 के बीच तक। आप यही 1.5 साल? बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब कुछ हो गया, सोशल मीडिया में बहुत ज्योतिषें भीड़ है, अब किसको सुने और किसको ना सुने ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। एक रील पे हाथ रखते हैं 10-12 और सरका देता है अपने आप ही सिस्टम। इस सब मारामारी के बीच जी, मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे हैं, क्या हासिल करके आएंगे? देखिए, अभी मोदी जी जब भी जाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा लाभ देश को होता है, और मुझे मोदी जी के ऊपर, उनकी कुंडली के ऊपर भरोसा है कि वह अजय अश्वमेध यज्ञ का विजयी राजा बन करके, महाराजा बन करके आएंगे। कहीं ना कहीं अभी सोशल मीडिया कहिए या आम जनमानस है, उनके प्रति अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों को अविश्वास की स्थिति बनी हुई है, उसको विश्वास में वो बदलेंगे। उतनी स्थिति खराब नहीं होगी जितना लोग हाहाकार मचा रहे हैं। भारत उतनी विकट परिस्थिति में नहीं होगा जितना लोग कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी खुद तो 5 देशों की यात्रा पे निकल गए और यहाँ पे लोगों से कह गए तुम इलेक्ट्रिक रिक्शा से, ई रिक्शा से चलो, पेट्रोल के दाम 3 रुपए डीजल के लीटर के बढ़ गए हैं, और कोरोना के से हालात पैदा हो गए आपात स्थिति। सीएनजी जो है, पहले घसीट की सरकार लाई थी कि सीएनजी लाओ, 20 रुपए किलो लाए थे सीएनजी, अब वो
₹81 किलो हो गई है, तो ₹4 2 दिन के अंदर बढ़ा दिए गए ₹3। तो यहाँ तो देश में त्राहिमाम मचा हुआ, पब्लिक मर रही है, सीएनजी देख वाले के पास पैसे नहीं है। देखिए तो ये सब, और मोदी जी बाहर है, तो मोदी जी क्या ला रहे हैं? यहाँ सब ये सब देख कर मोदी जी बाहर निकल गए। लोग देखिए कह रहे हैं, विरोधी। देखिए गैस, डीजल इन सब की व्यवस्था करके आएँगे और निश्चित तौर पर, लेकिन इतना ज़रूर है कि सिर्फ़ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया अभी त्रस्त रहेगा। आने वाला समय जो है वह पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। कहीं महामंदी, कहीं प्रलय, कहीं कोई न कोई स्थिति ऐसी अनुकूलता नहीं है और बहुत ज़्यादा महँगाई बहुत चरम पर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा आप एक जर्नलिस्टिक व्यू से देखेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वह ब्लॉक है, ऑयल और गैस आना बंद है, तो त्राहिमाम की स्थिति तो है ही। मोदी जी की सब जगह बहुत बड़ी पैठ है। इज़राइल उनका दोस्त, अमेरिका में ट्रम्प साहब उनके दोस्त, चीन में शिनपिंग उनके दोस्त। फिर भी रुपए की स्थिति खराब होगी। हाँ, मैं यहीं आ रहा था कि डॉलर पे ₹95 का अभी हालत 100 ये क्रॉस करेगा, हैं? 100 क्रॉस करेगा। मेरा जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर मतलब रुपया और रोएगा। रुपया और रोएगा। अभी 5-7 रुपया और रोएगा। मुझे 102 से 105 दिखता है। कब से कब तक के बीच में है? कुछ टाइम बाउंड बता पाएंगे आप ये? दिसंबर तक 100 क्रॉस कर जाएगा। डॉलर दहाड़ेगा, रुपया रोएगा। जी। लेकिन चाइना, रशिया और कुछ मिडिल ईस्ट और कुछ यूरोप के कंट्री मिल करके डी-डॉलराइजेशन करेंगे, है ना? जिससे डॉलर की वैल्यू आने वाले समय में कम हो जाएगा, उपयोगिता कम हो जाएगा। चाइना का जो मुद्रा है उसकी उपयोगिता बढ़ेगी और गोल्ड हमेशा गोल्ड रहेगा। गोल्ड को मैं देखता हूँ इस साल दीपावली पर 2 लाख क्रॉस करते हुए देखता हूँ, 10 ग्राम गोल्ड। सिल्वर 5 लाख क्रॉस करेगा और मैं साल 2027 के जून तक सिल्वर को 7-8 लाख रुपए देखता हूँ पर केजी। तो मतलब अब जो है मध्यम वर्गीय भारत का, जो अपनी एक बेटी की शादी करना चाहता है, वो चांदी की पाजेब देने के बजाय दुकान पे जाएगा और दामाद को चांदी सुंघवा के ले आएगा, तुम सूंघ लो। स्थिति तो बहुत अनुकूल नहीं है। सोना चांदी मोदी जी के कहने के बावजूद भी, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट से ये सारा कुछ तय होता है, हमारा जो है विदेशी मुद्रा की बचत तो होगी, लेकिन रुपए चांदी और सोने की कीमतों में गिरावट नहीं दिखता, मुझे अप ही दिखता है। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब समय वो आने वाला है, मोदी की राज में मुमकिन होगा कि अब मध्यम वर्गीय या उससे नीचे वो दामाद को जाएगा, लड़की को, और सोना जो है वो शीशे में रखा होगा, दिखाएगा, फोटो करवाएगा उसके संग खड़े होके कि दामाद और लड़की की सोने के संग फोटो है, और चांदी जो है कुछ पैसे देके वो सुंघा के ले आएगा दामाद को कि तुम सूंघ लो। चाटने की तो बात दूर है, क्योंकि इतनी महंगी हो जाएगी। आप बता रहे हैं 5-7 लाख, जिसे 40-50 हज़ार 45, ऐसा कौन सा आग लग गई है दुनिया में जो भारत में चांदी और सोना जो है वो जाके फुलंगी पे टंग गए हैं, बबूल पे। ये भारत से नहीं संचालित होता है, पूरा इंटरनेशनल मार्केट जो है चांदी और सोने का दाम तय करता है। भारत में इसका उत्पादन भी नहीं होता, सबसे ज़्यादा तो चाइना में उत्पादन होता लेकिन है। जितना रेट भारत में बढ़ा है इतना दुनिया में कहीं नहीं है, अगर भारत के टक्कर के देशों की बात करें। नहीं देखिए, मैं जो देख रहा हूँ प्रति औंस गोल्ड अभी $5,000 के करीब है, 4700 4800। मैं इसको $8,000 देख रहा हूँ आने वाले 1 सालों में। नेक्स्ट ईयर इसी समय तक आप $8,000 प्रति औंस देखेंगे। 1 औंस में 31 ग्राम होता है गोल्ड। चलो, ये तो गोल्ड, सोने, चांदी, मोदी, केजरीवाल, शुभेंदु सबकी हो गई, ममता बनर्जी। यूपी के गोल्ड, योगी आदित्यनाथ, हाँ, इनका भविष्य, इनका बहुत वर्तमान। उज्जवल भविष्य है। 2027 में चमत्कार दिखाएंगे। तमाम शत्रुओं को के
एक साथ मिलने के बावजूद, तमाम विरोधी एक साथ मिलने के बावजूद योगी आदित्यनाथ जी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, 300 के करीब सीटें आएंगी। किसकी? बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। समाजवादी पार्टी का फिर क्या होगा ऐसे में? डाउनफॉल दिखता है। स्टेट पार्टियां जितनी भी हैं सब खत्म, और आने वाले समय में अगले 2 साल में स्थितियां दिख जाएंगी। 2 पार्टी सिस्टम भारत में हो जाएगा। तो कांग्रेस तो वैसे ही बेचारगी में है, 2 पार्टी कौन सी बची? बीजेपी बची अकेली। बीजेपी और कांग्रेस विथ ऑल अपोजिशन एक हो जाएंगे। तो अपोजिशन का तो सत्यानाश अभी हुआ पड़ा है। तो इसीलिए सब लोग मिलकर एक साथ मर्ज करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी क्या कभी मोदी को कह सकते हैं आने वाले समय में कि हम तुम्हारे संगी हो लेते हैं? काहे इतना नहीं, जुकाम बजा रहे ऐसा हैं? नहीं। यह सब राजनीति तो विचारधारा की है लड़ाई। भविष्य, ज्योतिष भविष्य इनका क्या कह रहा है कांग्रेस ज्योतिषीय का? भविष्य जो है, कांग्रेस जैसा 19 जून 1972 का राहुल गांधी जी का जन्म है, 2:10 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था। और शनि उनको लाभ देते हैं। सिर्फ उनका बुद्ध अच्छा नहीं है, जुबान फिसलता है, 100 में 99% पहुंच करके और फिर 3% पर आ जाते हैं, लूडो की खेल की तरह। तो वो स्थिति आने वाले समय भी दिखता है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखता। मतलब राजनीति में राहुल गांधी लूडो खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे जी। और मोदी जब जाएंगे वो तो उनका लूडो खेल भी बिगाड़ देंगे, गोटियां फैला देंगे। बिल्कुल। अभी योगी आदित्यनाथ जी का, अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का कॉम्बिनेशन, ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन जो है, वह अश्वमेध यज्ञ का आप देखिएगा, पूरे भारत में विजय प्राप्ति होगी। योगी को लेके बहुत चर्चाएं रहती हैं, आपके ज्योतिष क्या कहता है? सटीक बताइएगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहे हैं। 2032 में योगी आदित्यनाथ को मैं एज ए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। ये आपकी वही सोशल मीडिया वाली भविष्यवाणी कोई तो नहीं सोशल है? मीडिया की भविष्यवाणी नहीं जो है। बहुत परेशान आत्माएं ज्योतिषी बनी नहीं, घूम रही हैं। मैं कोई परेशान आत्मा नहीं हूँ। मैं एक साधक हूँ, श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का उपासक हूँ। मैं कालगणना, प्रश्न कुंडली, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के आधार पर बोलता हूँ, किसी व्यक्ति का मुंह देखकर नहीं बोलता। आचार्य जी, शैलेश जी, कुछ लक्ष्मी आने का कुछ साधन बताओ ना, बहुत आसान, जो सोते सोते माल आ जाए। फिर से एक बार यही कहूंगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत अब तस फल चाखा। कर्म प्रधान है विश्व। अब कर्म तो कहते हैं मोदी जी का। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी गायत्री का विशेष महामंत्र, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का त्रयाक्षरी महामंत्र ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ये 2 महामंत्रों का जप करें। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र का अगर आप कोई किसी गुरु से दीक्षित हैं तो दीक्षित होकर के यह मंत्र को लेकर के 1.25 लाख मंत्र 40 दिनों में पूरा कर लें। पूरा करने के बाद उस मंत्र का कमल गट्टा और गाय के घी से आहुति दे करके हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें। निश्चित तौर पर चमत्कारिक रूप से आर्थिक समृद्धि होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी और धन आएगा। बहुत से ज्योतिष, भीड़ ज्योतिषियों की, वो ये कहती है कि आने वाले साल यानी कि 2030 के बाद, ठीक बाद या तब तक भारत की किसी से बहुत बड़ी जंग होगी। वो चीन पाकिस्तान को अड़ा सकता है, चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को अड़ा सकता है, या अमेरिका के इशारे पे पाकिस्तान भारत से भिड़ना चाहे। सेंटर में, केंद्र में भारत के साथ लड़ने में पाकिस्तान होगा। ये सब सपोर्टर कंट्री होंगे पीछे से। क्या संभावनाएं दिखती हैं? क्या ये संभव है ऐसा हवाबाजी? देखिए, अभी तो महायुद्ध होगा ही पूरी दुनिया में। ये जो कालखंड है वह महायुद्ध का ही कालखंड है। कब से कब तक? 2026 से 32 तक। लेकिन मैं भारत को महाशक्ति के रूप में देखता हूं आने वाले समय में। महायुद्ध के होने के बाद भी, उसके बाद भी भारत तो कमजोर नहीं होगा। हर देश लड़ाई लड़के कमजोर हो जाता है, भारत कैसे बचेगा? आने वाले समय में भारत को
आप देखिएगा, भारत फाइनली डायरेक्ट वार किसी से नहीं करेगा, बुद्धि का वार करेगा, कूटनीति। कूटनीति। आचार्य जी, चलते चलते कुछ और आप कहना चाहते हो देश की जनता से, सनातन से, सनातनियों से और सनातन विरोधियों से, एक ज्योतिष के तौर तरीके पे, तो आप कह सकते हैं, इसके बाद हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मां भगवती त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी की कृपा हमारे भारतवर्ष पर हो। सब लोग खुशहाल रहे और आर्थिक मंदी में घबराना नहीं। भगवती लक्ष्मी का उपासना करें, सब सही रहेगा। मां अन्नपूर्णा का उपासना करें, अन्न की कमी नहीं रहेगी। 2026 दिसंबर तक महाराज जी कह रहे हैं कि दुनिया तहस नहस हो जाएगी, बहुत बड़ी मतलब उथल पुथल मच जाएगी, समंदर दूसरी दिशा में बहने लगेगा। मैं समंदर को बहने की बात नहीं कर रहा, आर्थिक मंदी की बात कर रहा हूँ। आर्थिक मंदी चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं विपत्ति की बात कर रहा हूँ। क्या कोई ज्योतिष में ऐसा कुछ आपने पढ़ा अभी तक? कोई ऐसा मुझे कोई फिर से कोई महामारी तो ऐसा नहीं दिखता। या ग्लोबल वार्मिंग कुछ इस टाइप का आ जाए कि धरती फटना शुरू हो जाए, गर्म, कहीं बहुत तेज गर्मी, कहीं बहुत ऐसा बारिश, कुछ नहीं दिखता, ऐसा कुछ नहीं दिखता। जो युद्ध है यही युद्ध चलता रहेगा, महायुद्ध का रूप ले सकता है, लेकिन भारत में कोई ऐसी अशांति नहीं दिखती। आचार्य शैलेश तिवारी दो टूक खरी खरी पढ़े लिखे ज्योतिष की भांति बता रहे थे। सब कुछ समय पर निर्भर है, उनके हिसाब से समय और कर्म ये प्रधान है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, ज्योतिष पढ़ा है, लेकिन ज्योतिष पढ़ने के बाद कोई इस तरीके की ऊटपटांग चीजें सिर्फ वीडियो रील बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए शैलेश तिवारी की आदत में शुमार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कहा। और जिन लोगों को जो कमेंट करने हैं शैलेश तिवारी के बारे में, मेरे बारे में, खुल के करें, लेकिन संतुलित भाषा में, क्योंकि आपका कमेंट आपकी मानसिकता का द्योतक होता है, बताता है कि आपके परिवार से, आपके माता पिता से, आपके ब्लड से, आपके समाज से आपको कैसे संस्कार मिले हैं। आप जो कमेंट करते हैं पढ़ते जरूर हैं, और उसी से आपके मानसिक संतुलन का अंदाजा लग जाता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हरे कृष्णा।